हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग नवम विषय रसायन शास्त्र पुस्तक भारती भवन के अति लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 1 से 20 के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं स्टूडेंट। लेकिन इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने के पहले तो स्टूडेंट, हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न पाठ 2 पदार्थ का वर्गीकरण के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने के पहले हम लोग इस पाठ पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं हम लोग ठोस पदार्थ, दूसरे को कहते हैं द्रव पदार्थ और तीसरे को कहते हैं गैसीय पदार्थ। तो इस पाठ में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान छेके, जो रुकावट पैदा करे, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहा जाता है। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जो है जिसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं और दूसरे वर्ग को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसकी रासायनिक संरचना निश्चित होती है, ऐसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तो हम लोग देखते हैं तत्व क्या है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व को 3 वर्गों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। एक को धातु कहते हैं, दूसरे को उपधातु और तीसरे को अधातु। धातु वैसे तत्व जिनमें विशिष्ट चमक होती है, जो आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनका द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, जिनका घनत्व उच्च होता है, उन्हें तत्व कहा जाता है। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि इसका एक अपवाद पारा है। मरकरी जो है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। अधातुओं में ये सारे के सारे गुण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें अधातु कहा जाता है। जबकि उपधातु वैसे तत्वों को कहा जाता है जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं यौगिक। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो रासायनिक संयोग के उपरांत एक नए पदार्थ की रचना होती है, जिसे यौगिक कहते हैं। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो, अन्य तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं, उनके यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जबकि कार्बन तथा इसके यौगिकों से जो रसायन का निर्माण हुआ है उसको कार्बनिक यौगिक के नाम से हम लोग जानते हैं। अब अशुद्ध पदार्थ स्टूडेंट एक प्रकार का होता है। अशुद्ध पदार्थ एक प्रकार का होता है जिसे मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, इस मिलाने की प्रक्रिया के उपरांत रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है, तो इस प्रकार जो है मिश्रण की रचना होती है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। वैसे मिश्रण जिसमें मिश्रण का संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक समान हो, उसको समांग मिश्रण कहते हैं। जबकि वैसा मिश्रण जिसमें संगठन संपूर्ण मिश्रण के अंतर्गत एक रूप ना हो, उसको विषमांग मिश्रण कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इस पाठ के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के बारे में हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, क्या धातुएं तत्व होती हैं? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि धातुएं तत्व होती हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं को किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अन्य 2 पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 2 है,
दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? तब जब दो या दो से अधिक पदार्थों को रासायनिक संयोग से एक नए पदार्थ का निर्माण कराया जाता है तो उसे यौगिक कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, वायु के मुख्य अवयव क्या हैं? तो स्टूडेंट, वायु के मुख्य अवयव जो हैं वो हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प, ये वायु के मुख्य अवयव हैं। अब स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 4 है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है? तो क्योंकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुण में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। स्टूडेंट, आप जैसा कि जानते हैं परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जबकि दूसरे को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मौलिक गुण में बदलाव आ जाए, इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, जल का जमना इत्यादि जो है ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक और जल से बने विलयन से अवयवों को पृथक किया जाता है। तो स्टूडेंट, उस विधि का नाम है वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि में नमक और जल के द्वारा जो विलयन तैयार किया जाता है उसको जब हम आग पर चढ़ा देते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक जो है बर्तन में बच जाता है। तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा जो है नमक और जल से बने विलयन में अवयवों को हम पृथक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 6 है, बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण है? तो बारूद जो है वह पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक यानी सल्फर, चारकोल का मिश्रण है। अब हमारा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 7 है, क्या हीरा एक तत्व है? तो चूंकि हीरा का निर्माण कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हीरा को तत्व माना जा सकता है। लेकिन वस्तुतः हीरा रासायनिक दृष्टिकोण से कार्बन का एक अपरूप है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, विलयन की परिभाषा दें। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुएं, ये मिश्र धातुएं जो होती हैं वह समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं? तो स्टूडेंट, निलंबन में ठोस के कण स्पष्टतः दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप साफ पानी लेते हैं, चापाकल से निकालते हैं तो उसमें बालू के कण जो हैं स्पष्टतः दिखाई पड़ते हैं। तो निलंबन में ठोस के कण जो हैं स्पष्टतः दिखाई पड़ते हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। लोहे के चूर्ण में थोड़ा बालू के कण मिश्रित हो गए हैं। इस मिश्रण से लोहे के चूर्ण को पृथक करने के लिए किसी एक तकनीक का नाम बताएं। तो इसका उत्तर स्टूडेंट हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लोहे के चूर्ण में थोड़ा बालू के कण मिश्रित हो गए हैं। इस मिश्रण से लोहे के चूर्ण को अलग करने के लिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी सहायता से लोहा चुंबक में सट जाएगा और बालू जो है वह अलग हो जाएगा। इस प्रकार हम लोहा और बालू के मिश्रण के अवयवों को पृथक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम बताएं या लिखें। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, ठोस पदार्थ को, तो वह बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और वैसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। तो 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम हैं कपूर, नौसादर यानी नेप्थालीन और शुष्क बर्फ
जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 12 है, मिश्रणीय द्रव्य क्या है, एक उदाहरण दे। तो वैसे द्रव जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं मिश्रणीय द्रव कहलाते हैं। जैसे एल्कोहल और जल का मिश्रण, ये जो है मिश्रणीय द्रव का उदाहरण है। जब एल्कोहल और जल को मिला दिया जाता है तो इन दोनों को आप अलग करने में आपको कठिनाई होगी। अब हमारा प्रश्न संख्या 13 है, क्या क्लोराइड के कणों का स्कंदन होता है। तो स्टूडेंट, क्लोराइड के कणों का स्कंदन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 14, जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाले दो पदार्थों के नाम लिखें। तो जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को अलग करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम लोग क्लोरीन तथा ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये पदार्थ जो हैं जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 15 है, प्रश्न संख्या 15 है, दूध से मक्खन को कैसे निकाला जाता है। तो विद्यार्थीगण, जैसा कि आप जानते हैं, दूध से मक्खन को निकालने के लिए हम अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं, यानी अपकेंद्रण विधि के द्वारा दूध से मक्खन को अलग किया जाता है। प्रश्न संख्या 16, आयोडीन में धातुई चमक होती है, क्या आयोडीन को धातु माना जा सकता है। तो आयोडीन जो है एक अधातु है जिसमें विशिष्ट चमक होती है, लेकिन इसे धातु नहीं माना जाता है क्योंकि धातुओं के अन्य गुण जैसे विशिष्ट चमक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, उच्च द्रवणांक, उच्च क्वथनांक, उच्च घनत्व, विद्युत चालकता जैसे गुण आयोडीन में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए आयोडीन को धातु नहीं माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 17 है, ठोस गैस के मिश्रण का एक उदाहरण दें। तो मिट्टी के कणों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्राकाश कहा जाता है। इन कणों के बीच वायु के कण जो हैं भरे होते हैं। इस प्रकार ठोस और गैस मिश्रण का एक उदाहरण है मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में उपस्थित वायु। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, नमक के एक जलीय विलयन को तनु बनाने में एक छात्र ने गलती से जल के जगह पर एसीटोन, जिसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है, मिला दिया। उस प्रक्रिया का नाम बताया जिससे एसीटोन को पुनः प्राप्त किया जाता है। तो नमक के जलीय विलयन को तनु बनाने में छात्र की गलती यह थी कि जल के स्थान पर उसने एसीटोन मिला दिया। चूँकि एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः एसीटोन को अलग करने के लिए हम प्रभाजी श्रवण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 19 है, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर निर्मित पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन को कमरे के ताप पर तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा। तो जब कमरे के ताप तक विलयन को ठंडा किया जाता है तब हमें पोटेशियम क्लोराइड का ठोस रवा प्राप्त होता है। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 20 है, धुआं और कुहासा दोनों एरोसोल हैं, बताया कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि धुआं और कुहासा दोनों एरोसोल हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। इन दोनों में अंतर होने का कारण होता है क्योंकि धुआं में परिक्षेपित प्रावस्था जो है वह ठोस होती है, जबकि कुहासा में प्रक्षेपित अवस्था जो है वह द्रव होती है। तो स्टूडेंट, आज हमने भारतीय भवन बिहार बोर्ड पाठ 2 पदार्थ का वर्गीकरण के अति लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 1 से 20 के बारे में चर्चा की। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।